गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। ये पॉलिटी की आज आपकी पहली क्लास हम चला रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि भारत का संवैधानिक विकास कहाँ से हुआ था। इस चीज़ से हम पॉलिटी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस पॉलिटी को दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला है हमारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, दूसरा है क्राउन के अंतर्गत भारत। 1773 से 1853 तक भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। 1857 के विरोध के पश्चात ब्रिटेन की महारानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत को ले लेती हैं और शासन की सत्ता अपने हाथों में संभालती हैं। जिसमें अगर हम बात करें, जो हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है, ये है ब्रिटिश भारत के साथ अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो मैं आपको छोटा सा एक चार्ट दिखा रहा हूँ, अभी आप समझेंगे हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं आपको क्लियरिटी हर चीज़ को क्लियर करूँगा। ठीक, अभी आप देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है और क्या किन किन टॉपिकों पर हमें ध्यान देना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट सेकंड आया, चार्टर एक्ट थर्ड आया और चार्टर एक्ट फोर्थ आया। चार्टर एक्ट की बात बताऊं तो ये हर 20 वर्ष के अंतराल पर चार्टर एक्ट 20 वर्ष के अंतराल पर ये आता था। इस चीज़ को नोट करेंगे, याद करने के लिए भी आपको काफ़ी चीज़ काम में आएंगी। 20 वर्ष के अंतराल पर चारों एक्टों का अंतर 20 वर्ष है। उसके बाद हम बात करेंगे क्राउन के अंतर्गत शासन में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधीन एक्ट जो आया था वो 1858 में आया था। इसके आधार पर डिसाइड हो गया था कि भारत में क्राउन का शासन चालू हो जाएगा, कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। 1861 का अधिनियम आया। उसके बाद 1892 का, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम आया जिसे मांटेग्यू चाम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, और 1935 का अधिनियम जिससे संविधान की टॉपिकों को अधिकतर लिया गया है। चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, पहला पॉइंट था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की थी। गवर्नर की जगह पर गवर्नर जनरल बनाया था। और आप सभी को पता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग को बनाया गया था। वॉरेन हास्टिंग थे जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल में 4 सहायक और 1 गवर्नर जनरल होता था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इसी अधिनियम के दौरान। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, याद करेंगे, कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और 3 अन्य थे। हमें मुख्यतः याद करना है एलिजा एम्पे को, तीनों से हमें कोई मतलब नहीं, ज़्यादातर पेपर में नहीं पूछा जाता। कंपनी चलाने के लिए 2 संस्थाएं बनाई गई थी। एक बनाई थी फोर्ट ऑफ प्रोटास्ट और एक थी फोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
इन दोनों संस्थाओं का निर्माण किया गया था कंपनी चलाने के लिए। उसके बाद देखो, मैं जल्दी से जल्दी आपकी पॉलिटी कवर करवाने की कोशिश करूँगा। आप साथ के साथ इन चीज़ों को उतारते रहें। ये मुख्य बिंदुओं के साथ ही मैंने इनको बनाया है। ये मेरे स्वयं के द्वारा लिखे गए नोट्स हैं, जिनका आप उपयोग करके यूपीएसआई की परीक्षा में खुद को जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन के तौर पर भी आप इन्हें देख सकते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसका संसदीय नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे। गवर्नर जनरल के अधिकारों को बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल में 3 सदस्य और 1 गवर्नर जनरल जोड़ दिया गया। विधेयक हेतु 1/3 सदस्यों की आवश्यकता होती थी। संसद में विधेयक पास करने के हेतु 1/3 सदस्यों की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा इसमें कोई मुख्य पॉइंट नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 याद रखेंगे। 1786 का संशोधन अधिनियम आया था, जो कि कॉर्नवालिस से संबंधित था। गवर्नर जनरल को सेनापति बना दिया गया था और परिषद निर्णय रद्द करने का अधिकार रखने लगी थी। परिषद को निर्णय रद्द करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था। उसके बाद आपका आता है चार्टर अधिनियम, कंपनी का शासन का अधिकार। अब मैं आपको बताऊं, 1793 चार्टर एक्ट आया था, जिसमें कंपनी 1793 के उसके अनुसार कंपनी का शासन का अधिकार 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश क्राउन ने बढ़ाया था। बंगाल के गवर्नर को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया। मतलब बंगाल का गवर्नर बम्बई और मद्रास का गवर्नर भी बनाया था। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें 20 वर्ष के लिए पुनः कंपनी का शासन का अधिकार बढ़ाया गया था। स्वयं ही भारत में अपने शासन के अधिकार को बढ़ा लेते थे। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय का व्यापार और चीन का व्यापार, इनको छोड़कर, मतलब मैं आपको बताऊं, चाय भारत में उत्पाद होती थी और चीन के साथ व्यापार, इनको छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। हो गया। हाँ, सही है। शिक्षा पर खर्च की बात हुई थी। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की बात हुई खर्च की शिक्षा पर। और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट मिली और भारत में ईसाई शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की भी उन्हें छूट दी गई। ब्रिटिश ईसाइयों का व्यापार के साथ साथ भारत में अपनी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी एक अच्छा उद्देश्य रहा, ताकि भारतीय लोग ब्रिटिश लोगों की जो पहनाव और उनकी सभ्यता को अपना लें, जिससे उनके साथ व्यापार और शासन करना उन पर और अधिक आसान हो जाए। 1833 का पुनः अधिनियम आया, चार्टर एक्ट आया, जो पुनः 20 वर्ष के लिए फिर से कंपनी का शासन बढ़ाया। पुनः 20 वर्ष के लिए शासन बढ़ाया और चीन व चाय का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। मतलब भारत अब
चाय और चीन का दोनों का व्यापार कर सकता है, चीन के साथ ही व्यापार कर सकता है। जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और आपको बता दें, लॉर्ड विलियम बेंटिक वो पहले व्यक्ति हैं जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। परिषद में एक विधिक सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप डालेंगे इसमें। लॉर्ड मैकाले जो थे वो परिषद में एक विधिक सदस्य थे। 1843 के एक्ट के तहत एलन बर्रो द्वारा दासता को समाप्त किया गया। एलन बर्रो ने दासता को समाप्त किया, मतलब बंधा हुआ मजदूरी टाइप में। उसके बाद में ये अगली लाइन में बताऊंगा आपको। 1853 चार्टर एक्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 से 18 अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा विधि सदस्य की पूर्ण दर्जा। अधिकारी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो पहले 24 सदस्य थे उससे घटाकर 18 कर दिए गए और विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला। विधि सदस्य आपको बता दें, पिछला इसी में लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य थे 1833 चार्टर एक्ट में। 1853 चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। रिकॉल कर लेंगे, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट और 1853 चार्टर एक्ट और 1793। 1793 के अनुसार 20 वर्ष का शासन सभी में पता है आपको बढ़ाया गया। बंगाल के गवर्नर को बम्बई मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया। 1813 में चाय व चीनी को छोड़कर व्यापार और ईसाई मिशनरी को भारत में आने की छूट मिली। 1833 में चाय और चीनी को के भेदभाव समाप्त किया गया, सरकारी चयनों का भेदभाव समाप्त किया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। इन सभी एक्टों को यदि आप जोड़कर पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा। अगले पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। यहाँ से 1858 से स्टार्ट होगा आपका क्राउन का शासन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका क्राउन का शासन। क्राउन के शासन के अनुसार 1858 का अधिनियम कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत सचिव का पद बनाया गया, जिसमें सहायता के लिए 15 सदस्य गठित किए गए थे। सचिव का खर्च भारत पर था। बताएंगे आपको, सचिव का खर्च जो था उसका वेतन भत्ता वो भारत के ही ऊपर डाल दिया गया था। और प्रथम वायसराय बनाया गया जो थे लॉर्ड कैनिंग, राजा का प्रतिनिधि थे वो। और ये ही हमारे अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अंतिम गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद बनाया गया और पहले वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। जो भारत पर सचिव का खर्च डाला था उसे हॉर्न चार्ज के नाम से जानते थे। हॉर्न चार्ज, आप लोग इसे नोट करेंगे, हॉर्न चार्ज के नाम से भी इसे जानते थे। उसके बाद 1861 का अधिनियम आता है। एक विधिक सदस्य की नियुक्ति की गई और विधानसभा की स्थापना की गई। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, विधानसभा की स्थापना की गई। आप इस चीज़ को नोट करेंगे। इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक्स हैं, इसमें मैंने जो लिखा है वो मेरे नोट्स हैं। आप इन्हें अच्छे से रटेंगे, अच्छे से याद करेंगे तो ज़रूर आपको आपकी परीक्षा में यूपीएसआई में हेल्प करेंगे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी वायसराय को प्राप्त हुआ। इन इम्पोर्टेंट लाइन को आप याद रखेंगे।
उसके बाद में आपका आता है 1892 का अधिनियम, जिसमें 10 से 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को मिला था। यहाँ पे था 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति वायसराय की कार्यकारी परिषद में, और 1892 में 10 से 12 सदस्य कार्यकारी समिति में जोड़ने का अधिकार वायसराय को प्राप्त हुआ। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ और वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने का भारतीयों को अधिकार प्राप्त हो गया। इम्पोर्टेंट लाइन है, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, याद रखेंगे। उसके पश्चात 1909 का अधिनियम आया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। सार्वजनिक मंडलों का आकार शक्ति में वृद्धि, विधानमंडलों की आकार शक्ति में वृद्धि की गई। सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट प्राप्त हुई। याद रखेंगे, पहली बार मुस्लिमों को आरक्षित सीट 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। उसके बाद 1919 का अधिनियम आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई 1919 के तहत। याद रखेंगे, 19 और 19 दो बार आ रहा है। वैसे मैं ट्रिक के लिए तो नहीं कहूँगा, पर याद रख सकते हैं, द्वैध शासन मतलब 1919 दो बार आया है, जिसमें उच्च सदन में 60 सदस्य और केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्यों को गठित किया गया। उच्च सदन और केंद्र विधानसभा, द्विसदनीय व्यवस्था मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसके पश्चात में केंद्र सरकार में द्विसदनीय व्यवस्था होने के बाद अब प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की बातें हुई। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, 1919 का जो अधिनियम है राज्यों के और प्रांतों के आधार पर द्वैध शासन लागू करने की बात कहता है। आरक्षित विषयों में उत्तरदायी नहीं थे और हस्तांतरित विषयों में भी आपकी विधानसभा उत्तरदायी नहीं थी। प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। सिखों को आरक्षण दिया गया चुनावों में। आपको याद हो, टॉपिक याद रखेंगे। पिछली वाली लाइन में मैंने बताया था कि 1909 में मुस्लिमों को आरक्षित सीट प्राप्त हुई थी और 1919 में सिखों को आरक्षण प्राप्त हुआ था। 1909 और 1919 याद रखेंगे। 1909 में 1909 में मुस्लिमों को आरक्षण सीट प्राप्त हुई थी और 1919 में सिखों को प्राप्त हुई थी और 1919 में ही प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। इसके बाद आपका 1935 का अधिनियम, जो कि हमारा सबसे संविधान में इम्पोर्टेंट अधिनियम माना जाता है। 1935 के अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ का निर्माण केंद्र स्तर पर किया गया और 1935 में केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो 1919 में, आपको याद होगा, 1919 में द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया था, वो समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपको पॉलिटी में आज भी हमारे संविधान में जुड़ी हुई हैं। इनको पॉलिटी में जब हम आगे चलेंगे तो अच्छे से कौन से सब्जेक्ट हमारे राज्य सूची में आते हैं, कौन से विषय केंद्र सूची में आते हैं और कौन से सब विषय हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। संघीय न्यायालय या वह आरबीआई की स्थापना की गई। कुल 395 में से 250 अनुच्छेद हमारे इसी अधिनियम से लिए गए हैं संविधान में। आपके लिए ये जानने योग्य बात है। आपको पता है कि हमारे संविधान की विशेषता क्या है?
जो 1935 के अधिनियम में से 250 लिए गए हैं। हमारा संविधान की विशेषता सबसे लंबा और लिखित संविधान है। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत प्राप्त हैं। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, मतलब लचीला और कठोर है। एकल नागरिकता है। मौलिक अधिकार हैं। राज्य नीति निदेशक तत्व हैं। मौलिक कर्तव्य हैं। सार्वभौमिक मताधिकार है। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है। संसदीय शासन प्रणाली है। त्रिस्तरीय शासन है। पंथ निरपेक्ष राज्य है। आप सभी को कैसी लगी हमारी क्लास, कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।